भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं सुनेंगे। सबको सचेत कर पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ पानी, शुद्ध हवा और उपजाऊ मिट्टी बचाएंगे। जय भूया, जय छत्तीसगढ़ मातारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे निवेदन है कि आप अपना मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। मंच में उपस्थित आदरणीय कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे जी, महंत राम सुंदर दास जी, प्रदीप शर्मा जी, राम कुमार पटेल जी, अग्नि चंद्राकर जी, कमलप्रीत जी, माधेश्वरन जी, गिरीश चंदेल जी और मंच में उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, नाफेड के चेयरमैन भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मनमोहन का भी स्वागत करता हूं। उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, किसान भाइयों और स्व सहायता समूह के हमारी सभी बहनें, पत्रकार साथी, आज अक्षय त्योहार है, परशुराम जयंती है। परशुराम जी को हम लोग अलग अलग ढंग से स्मरण कर लेते हैं। भगवान शिव ने परशुराम जी को अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ कृषि के भी ज्ञान उन्हें दिया था। ऐसा कहते हैं कि हमारे सरगुजा में उदयपुर के एक गांव है, वहां पे परशुराम जी का जन्म हुआ था। रेणुका नदी के किनारे आज भी करीब 2 एकड़ जमीन में, जहां बरगद का पेड़ है और अस्त्र शस्त्र वहां रखे गए हैं। प्रदीप शर्मा जी वहां गए हैं, देख के आए हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है, कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है, लेकिन आज भी वहां के आदिवासी उस जगह को सुरक्षित भी रखे हैं। वहां प्राचीन मूर्तियां भी है, सतमाला उस जगह को कहा भी जाता है। वहां 5वीं शताब्दी के बहुत सारे तालाब, मूर्तियां आज भी वहां विद्यमान है। आदरणीय साथियों, भगवान परशुराम जी महंत पर्वत में निवास करते थे और वहां से जब हिमालय की ओर गए अस्त्र को छोड़कर, उसके पहले उन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो काम किया है, खासकर कुंकड़ से मालाबार तक के, आप देखेंगे कि केले और नारियल की सघन आपको वृक्षारोपण दिखाई देगा। आज जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक नए नए बीजों का अनुसंधान करते हैं, जंगली जो पेड़ पौधे हैं उनसे खोजते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने ये जो जंगली पेड़ था नारियल, उसको अनुसंधान करके आज जो नारियल जिस स्वरूप में दिखाई देता है, उसकी पहली शोध भगवान परशुराम ने की थी, ऐसे लोग मानते हैं। भगवान परशुराम ने ही अक्षय पात्र का निर्माण कराया। उन्होंने कहा जितना बीज आप घर में जो फल खाते हैं उसमें बीज बच जाता है। अभी आम आएगा, आम का सीजन चल रहा है, आम की गुठलियां हैं, फेंक मत दीजिए, उसे एक पात्र में इकट्ठा करिए। तरबूज खरबूज आ रहे हैं, उसके बीजों को एकत्रित करिए। तो सारे बीजों को इस प्रकार से एकत्रित करिए, जब अनुकूल वातावरण आए तो उस समय धरती में छिड़क दीजिए। यह अच्छा पात्र। और इसी कारण से जो शस्त्र पूजा करने वाले हैं वो दूसरे रूप में परशुराम जी की याद करते हैं। शास्त्र के रूप में उन्होंने जो उड़ीस तंत्र की स्थापना उन्होंने की, जिसके बारे में विनोबा जी ने बहुत बढ़िया लेख लिखा है। तो शास्त्र के बारे में जो जानकारी रखने वाले हैं उस रूप में
परशुराम जी की याद करते हैं। हम लोग किसान हैं, किसान लोग आज अक्षय तृतीया के दिन अनिवार्य रूप से सब अपने खेत जाते हैं, कुदाल लेते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं मिट्टी का, धरती माता का, और उसमें बीज छिड़कते हैं। तो पहला जो काम है आज कृषि का, वो आज से प्रारंभ हो गया है। और जो परशुराम जी ने जो व्यवस्था कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने शोध किया था, उसको स्मरण करते हुए अक्षय तृतीया के रूप में हम सब किसान मनाते हैं। तो परशुराम जी को केवल फरसाधारी के रूप में मत याद करिए, उनके और जो योगदान है उस रूप में भी उनको याद करना चाहिए। और फरसा एकमात्र औजार है जो तलवार आप देखेंगे तो तलवार में केवल काटने का काम आता है, युद्ध में ही काम आता है, लेकिन फरसा है वो सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, लड़ाई करना है तब भी उसकी आवश्यकता है, और दूसरा खेत में यदि कटीले झाड़ वगैरह हो गए उसको काटने भी काम आता है। एकमात्र ऐसा औजार है जो कृषि में भी काम आता है और युद्ध में भी काम आता है। और दूसरा कोई औजार बताइए जो दोनों में काम आता हो? ये एकमात्र औजार है जो दोनों में उपयोग आता है। दूसरा, हमारे फरस पास जो महेंद्र शर्मा जी के गांव है, वहां हर साल मेला लगता है परशुराम जी के नाम, और वहां एक मूर्ति लगी हुई है, उसके ऊपर कोई शेड वगैरह नहीं बना पाते, बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन असफल है, खुले में है, जैसे माइल स्टोन लगा रहता उसी प्रकार से इतने ऊंचे के एक पत्थर है और पत्थर में परशुराम जी के चित्र उकेरा गया है। वो आप आज भी पारंपरिक रूप से हर साल आदिवासी वहां मेला करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से भगवान परशुराम जी का जो संबंध है वो निश्चित रूप से हमको चाहे सरगुजा में हो चाहे बस्तर में हो दिखाई पड़ता है। और उड़ीसा चूंकि उनका कार्य क्षेत्र है, महेंद्र पर्वत वहीं है, और उसके बाद आप जाएंगे कोंकण से मालाबार तक के तो 400 से अधिक मंदिर भगवान परशुराम के बने हुए हैं। तो इस क्षेत्र में उनका भ्रमण भी रहा, और यहाँ जहां अस्त्र शस्त्र की विद्या भी प्रदान करते थे अपने शिष्यों को, तो कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करके कृषि को बढ़ावा देने के काम भगवान परशुराम जी ने किया। आज आप सब ने शपथ ली है। कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है, स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत हो गए हैं। जब हम अपने स्वास्थ्य की इतनी चिंता करते हैं तो फिर मिट्टी के भी स्वास्थ्य की हमको चिंता करनी चाहिए, जल के भी स्वास्थ्य की चिंता हमको करना चाहिए, जिसकी आपने शपथ ली। रायपुर में बहुत सारे लोग रायपुर के निवास करते हैं। पहले सब लोग तालाब में स्नान करने जाते थे, आज रायपुर के किसी भी तालाब में आप स्नान करने चल लेंगे तो सीधा वो चर्म रोग डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि जल अब दूषित हो गया है। तो अब बचत जो तालाब हैं उसके हम सुरक्षा कर पाए, उसी प्रकार से मिट्टी में जितना आप रासायनिक और खाद डालेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, उतना जमीन की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आएगी। तो उर्वरा शक्ति बढ़ाए रखने के लिए हमको जैविक खेती की तरफ बढ़ना है, और उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने और छत्तीसगढ़ के किसानों ने, ग्रामीण जनों ने, चाहे शहर के क्षेत्र के लोगों ने जो काम किया है, आज पूरे देश और दुनिया में उसकी चर्चा है। हम लोग न केवल गोबर खरीदी काम कर रहे हैं, बल्कि जानवरों के लिए, मवेशी के लिए गौठान का भी निर्माण किए हैं, और पैरादान भी हम किसानों से करा रहे हैं ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो। साथ ही उसी कार्बन को हम खाद के रूप में परिवर्तित करके खेतों में फिर से डालने का काम हम लोग कर रहे हैं। और वेदों में भी यही कहा गया है, प्रकृति से जितना आप लेते हैं उतना आपको वापस करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? अनाज लेते हैं, फसल लेते हैं, फसल का उपयोग हम लोग कर लेते हैं अनाज के रूप में, फल सब्जी के रूप में, लेकिन बचत जो और अवशेष है उसमें आग लगा देते हैं। तो धरती को वापस हुआ नहीं, लेकिन वो चीजें वातावरण में गया, और वातावरण में जाने के बाद वही आपका स्वास्थ्य खराब कर रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग की जो चिंता हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मौसम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जून में बारिश नहीं होती, जुलाई में बारिश होने शुरू हो गया है। तो
तो ये जो मौसम आगे खिसकते जा रहा है उसका कारण यही है, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ हमारे आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है, हमारी सुख सुविधाएं भी बढ़ी है। पहले ये होता था कि न्यूनतम आवश्यकता से हम लोग अपन जीवन यापन करते थे, लेकिन आज जो सुविधाओं का जो अंबार लगा है, पहले दांतों से काम चला लेते थे, आज टूथब्रश और पेस्ट से शुरुआत होती है। पहले बोरेबासी खा के नाश्ता कर लेते थे, अब चाय और ब्रेकफास्ट उसका स्थान ले चुका है। तो ये जो, और उसके बाद पैदल चल लेते थे, मेहनत करते थे, बीमार कम पड़ते थे, लेकिन आज आपको बगल में ही पान ठेला है, वहां भी जाना तो आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं। तो इतना सुविधाएं जो आप ले रहे हैं तो अभी प्रकृति से ले रहे हैं, चाहे पेट्रोलियम ले रहे हैं, चाहे बिजली आप उपयोग कर रहे हैं, वो सब प्रकृति के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से आप ले रहे हैं। तो प्रकृति के साथ जब आप इतना प्रकृति से इतना ले रहे हैं, वापस क्या करना है इसको भी हम लोगों को सोचना चाहिए। और यही कारण से पिछले 2 साल से हम लोग अक्षय त्योहार मना रहे हैं कि हम मिट्टी के, धरती की भी हम पूजा करें। मकान भी बनाते हैं, हम लोग किसी ब्राह्मण देवता बुलाते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं, सत्यनारायण की कथा करा लेते हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? भवन अच्छा बने तो उद्देश्य हो सकता है, लेकिन दूसरा ये है कि मिट्टी में आप कुदाल चला रहे हैं, उसको खोद रहे हैं, तो धरती माता से अनुमति भी आप ले रहे हैं। और इस बात को हम भूल जा रहे हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि हम किसी कोई भी काम करें उससे अनुमति लेके करें। तो धरती माता से हम अनुमति लेके ये काम करते हैं। तो आज हम सब ने अक्षय त्योहार के अवसर पर धरती माता से अनुमति लेकर उसके सीने पे कुदाल चलाए हैं और उसको तकलीफ हुई है उसके लिए क्षमा मांगे हैं और प्रार्थना की है इसे अन्न आप देंगे, ताकि हमारे, चाहे हम अपने परिवार की बात करें, चाहे दुनिया के जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, उसके लिए अनाज, भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करा सके। इस पवित्र भावना से आज अक्षय तृतीया के दिन हम लोगों ने पूजा अर्चना की है। तो अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथ ही यूनिवर्सिटी के द्वारा आज अनेक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें 1500 सीटर के ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी हुआ है। महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय के केम कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है और आने वाले समय में पाटन साकरा में 95 करोड़ की लागत से इस भवनों का निर्माण किया जाएगा और उम्मीद है कि 2 वर्ष में ये पूरा हो जाएगा। तो 2 वर्ष के लिए केम कार्यालय यहाँ शुरुआत की गई है। उसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक, अभी किस प्रकार से मैं बधाई दूंगा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को, वाइस चांसलर को, तो उन्होंने इंदिरा बीज आज वितरण कराया। इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से बासमती का जियो टैग हो गया है, उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हम छत्तीसगढ़ के हमारे जो नगरी का जो दुबराज है और मरवाही और सरगुजा के जो जमा फूल है उसका भी जियो टैग हमने करा लिया है। अब जो विक्रय होगा, उत्पादन होगा, बीज चाहिए तो केवल छत्तीसगढ़ से मिल पाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ के वैज्ञानिकों को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को खूब बधाई और शुभकामना देता हूँ। इसे सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं, तो बड़ी उपलब्धि है, इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से यहाँ जिस प्रकार से हमारे किसानों को हमने थोड़ी सी सुविधा उपलब्ध कराई, आज देखिए कि 4 साल 5 साल पहले किसानों को ऋण केवल 3-3.5 हजार करोड़ मिलता था, आज वो बढ़ के 6-6.5 हजार करोड़ हो गया। हमने किसानों को उसके उपज के लागत मूल्य भी 2500 रुपये क्विंटल किया, तो किसानों की संख्या में 4 सालों में उसकी संख्या दुगुनी हो गई, 12 लाख से 23.5 लाख हो गए। जो उत्पादन है तो 55-60 लाख था, वो बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। जमीन का जो रकबा है 23-24 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 31-32 लाख हेक्टेयर हो गया। कोदो कुटी रागी को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे हमने लाया। और अब जब किसानों की जब डिमांड थी, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, तो बोले 15 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, उसके बढ़ा के 20 क्विंटल कर दीजिए। और हमने बजट में इसको शामिल कर लिया है। अब अगले 1 नवंबर को जो धान खरीदी होगी
उसमें 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाएगा, तो समझ लीजिए किसान खेती की तरफ से जो खेती की मुंह हो चुके थे, खेती की जो छोड़ चुके थे या तो अधिया रेखा दे रहे थे, वो सारे लोग अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। पहले गांव से शहर को और लोग आते थे, अब गांव से शहर से गांव की तरफ लोग जाने लगे हैं और 12 लाख किसानों की वृद्धि हुई है। अभी 20 क्विंटल का जो फैसला है, मैं समझता हूं बहुत क्रांतिकारी फैसला है, जिससे किसानों के तो लाभ मिलेगा, किसानों की संख्या रकबा में वृद्धि और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ऐसे समय में ये जो जैविक खेती है वो बड़ा कारगर हो, क्योंकि हम जमीन में जितना हम रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डालेंगे उतना ज्यादा जमीन खराब होगा। और जैविक खेती के रूप में जैसे कभी कमल सिंह जी ने बताया कि 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हम किसानों को दे चुके हैं। आने वाले समय में इसकी और वृद्धि होगी। अब जो लोग गोबर जब खरीदी के हम लोग शुरुआत किए थे, लोग मजाक उड़ाते थे, कोई राजकीय चिन्ह बनाने कहते थे, कोई बोलते थे इसको लीटर में लेंगे कि किलो में लेंगे, इस प्रकार से बात करते थे। आज हमने गोबर न केवल खरीदने की व्यवस्था की, बल्कि 3.5 लाख लोग गोबर बेच रहे हैं और 115 लाख क्विंटल आज तक के गोबर बेच चुके हैं। 230 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुका है और 100 करोड़ से अधिक की राशि उन स्व सहायता समूह के और गौठान समितियों के खाते में पहुंचा है। तो लगभग 450-500 करोड़ का व्यापार इन 2 सालों में हमने खड़ा कर दिया है। ये बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूं कि कृषि में एक तरफ कृषि में वृद्धि हो रही है, वहीं पशुपालन के क्षेत्र में हम लोग जो काम कर रहे हैं, पहले हमारे दूध की आवश्यकता पड़ती थी, अभी भी आवश्यकता 3 लाख लीटर की है। हम लोग मुश्किल से 75,000 लीटर ही पूर्ति कर पा रहे। बड़ा लंबा गैप है और इसको हमारे किसानों के लिए चुनौती है। जब अनाज की आवश्यकता पड़ती थी तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने जब 34 करोड़ लोगों को भोजन नहीं करा पाते थे, विदेशों से लाना पड़ता था, तब हमारे किसानों ने इंदिरा जी के आह्वान पर एक चुनौती स्वीकार की और आज देश में इतना अनाज है कि 30 साल भी सूखा पड़ जाएगा तो अनाज की कमी हिंदुस्तान में नहीं पड़ेगा। ये चुनौती हिंदुस्तान के किसानों ने स्वीकार की। उसी प्रकार से दूध उत्पादन में भी ये चुनौती हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में मात्र 75,000 लीटर हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता 3.25 लाख लीटर की है। इस बड़ा जो गैप है उस अंतर को फुलफिल करना होगा और ये चुनौती किसानों के लिए है। मैं किसानों को आह्वान करूंगा कि अब डेयरी की तरफ भी हम लोग बढ़ें ताकि दूध उत्पादन हमारा हो और जो हमारी आवश्यकता उसकी पूर्ति हो और साथ ही हम बाहर भेज सकें। कालानी साथियों, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यूनिवर्सिटी ने बड़ा काम किया है। आज जैसे वाइस चांसलर ने बताया कि कोदो कुटकी रागी के जो अब मिलेट्स कैफे आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है। सबसे पहले मिलेट्स कैफे हमने रायगढ़ में खोला, उसके बाद मिलेट्स कैफे ऑन व्हील वो भी रायगढ़ में शुरुआत की। अब उसके बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पश्चिम विधानसभा में गए तो राजकुमार कॉलेज के सामने मिलेट्स कैफे की शुरुआत व्यावसायिक रूप से उसकी शुरुआत हुई है। और अब जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है एम्स के साथ, वहां भी मिलेट्स कैफे खोला जाएगा और वहां जो मरीज हैं उसको मिलेट्स के पकवान उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार से जो समझौता हुआ, मैं समझता हूं कि मिलेट्स के बढ़ावा देने के लिए एक कारगर कदम उठाए हैं और नाफेड के भी अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में और आगे बढ़ें। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोदो कुटकी केवल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ही, उड़ीसा हो सकता है उसमें बोते हैं, लेकिन कोदो कुटकी अभी तक समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित नहीं किया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने ये बात की, नीति आयोग में भी बात मैंने रखा कि इसमें उसे समर्थन मूल्य घोषित हो जाए तो हम लोगों को खरीदी में आसान होगी। लेकिन जब नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने तरफ से खुद ही समर्थन मूल्य घोषित किया, न केवल समर्थन मूल्य घोषित किया बल्कि खरीदी की व्यवस्था की। और 4 साल में हमने लक्ष्य रखा था 1,90,000 हेक्टेयर में हम 4 सालों में हम खेती करना शुरू करेंगे मिलेट्स के। लेकिन हमारे किसान इतने उत्साहित हैं कि 2 साल में 1,90,000 हेक्टेयर में मिलेट्स की खेती करना शुरू कर दी। ये बड़ी उपलब्धि किसानों की। तो आज किसानों को थोड़ा सा सुविधा, थोड़ा सा डायरेक्शन, उसकी विक्रय की व्यवस्था आप कर दें
जिस प्रकार से केवी क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी किसी वहां कांके में खोले केवीके के द्वारा, तो अभी भी वहां 300 से अधिक महिलाएं काम करें, उसको रोजगार प्राप्त हो रहा है और उसी के उत्पाद है आज मिलेट के रूप में दिखाई दे रहा है। सरोजा नामा गांव में भी एक मिल हमने खोला है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिल है जो मिलेट मिल है, और उसमें 22 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। अब यदि हमारे यहाँ रायपुर में एयरपोर्ट में यदि कार्गो की सुविधा हमको मिल जाए, ये सारे जो उत्पाद हैं, चाहे हमारे वन औषधि है, लघु वन उपज है, अभी जिस प्रकार से भाई साहब जी कह रहे थे ना कि हमको यहाँ वैल्यू एडिशन करना है, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हम लोग इतना वैल्यू एडिशन कर चुके हैं, इतने सारे उत्पाद हैं, उसे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो संग्राहक है उसको ज्यादा कीमत मिल रहा है, सही कीमत मिल रहा है। तो यदि ये कार्गो हमको मिल जाए, कार्गो सुविधा हो जाए, तो यहाँ के जो सामग्री है देश विदेश में हम भेजेंगे, तो निश्चित रूप से नए रोजगार के अवसर, व्यवसाय के अवसर खुलेंगे, वहीं नए रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और उत्पादकों को ज्यादा कीमत मिल पाएगा। तो इस दिशा में यदि नाफेड कोई कदम उठाती है, मैं समझता हूं उसका हम स्वागत करेंगे। मैंने शब्दों के साथ जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो नया प्रयोग आपने किया है, नई सुविधाएं उपलब्ध कराई है, इसके लिए यूनिवर्सिटी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। तकनीकी दृष्टिकोण से यदि हम दिल्ली का मुकाबला कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। 600 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकेंगे और सारी सुविधाएं वहां होगी, आधुनिक तकनीकी से वो पढ़ाई कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं बधाई देता हूं। साथ ही हार्टिकल्चर में हमारे 2000 छात्र अब पढ़ाई कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में जितने शोध हुआ है उसका लाभ किसान उठा रहे हैं, लेकिन जब हार्टिकल्चर के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों के लिए आय के एक नया द्वार खुलेगा और हमारे किसान यहाँ के जो मौसम है, बस्तर के मौसम है, सरगुजा जसपुर का मौसम है, उसके अनुरूप और यहाँ की जो जमीन है उसके अनुकूल जो फसल तैयार करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे किसान भाई उठाएंगे और अपने आमदनी में और वृद्धि कर पाएंगे। इस अवसर पर आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर वर्तमान में कृषि अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ को जो उसी स्वरूप में कृषक संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की स्थापना की जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका उद्बोधन सदैव ही हम सबको और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आपका पुनः पुनः धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं हमारे संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी सर। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। ज्योतिरादित्य